आज हम चर्चा करेंगे संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक चिंतन पर। एक्विनास के राजनीतिक चिंतन से पहले हम उनके जीवन परिचय को देखते हैं कि संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में हुआ था। उनके पिता काउंट लडोल्फ ऑफ एक्विनो सम्राट और फ्रांस के राजा से के संबंधी थे। उनका एक बड़ा कुलीन परिवार था, तो उनका जीवन जो है वो बड़ा सुखपूर्ण बीता। बचपन उनका, वह अपने युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। 12 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कैसिनो की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। उसने अपनी छोटी सी आयु में ही अपनी प्रतिभा का परिचय देना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता ये चाहते थे कि एक्विनाज उच्च शिक्षा ग्रहण करे और अच्छा राजकीय अधिकारी बने, परंतु एक्विनाज बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के बालक थे। इसी कारण 1244 में वे अपने परिवार का विरोध करते हुए धार्मिक शिक्षा के प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने डोमिनिकन ऑर्डर की सदस्यता को स्वीकार कर लिया। एक्विनास बहुत ज्ञानी तथा चर्च के समर्थक थे। वे राजाओं तथा पोप के संपर्क में रहते थे और समकालीन परिस्थितियों का ध्यान से समझने की कोशिश करते। विधानवाद का, जो कि जीवन के दर्शन के रूप में सर्वव्यापक थी, बहुत श्रेष्ठतम समय था। इसके अंतर्गत समस्त समस्याएं, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, वो सभी समस्याएं निहित थी। मध्य युग की चर्च प्रधानता की दो विशेषताएं थी। इसकी कल्पना थी कि चर्च सिद्धांत अटल है, अतः उसके बारे में कोई प्रश्न या वाद विवाद किया जा सकता। इससे अपने सिद्धांत की विवेक द्वारा व्याख्या कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया उन्होंने कि सिद्धांत विवेक के प्रतिकूल नहीं है। 13वीं शताब्दी कुछ विशेषताएं थी जिन्होंने एक्विनास पर बड़ा प्रभाव डाला। पवित्र रोमन साम्राज्य और पोप शाही के बीच संघर्ष चल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप पोप की निश्चित रूप से विजय हुई। अरस्तुवाद की वापस स्थापना हुई, जिसके कारण उनके ग्रंथों का लैटिन में अनुवाद होता गया और उन सब का एक्विनास के जीवन पर प्रभाव पड़ा। और यही कारण है कि उनके विचारों पर अरस्तु की छाप है। एक्विनास ने अपने अल्पकाल में ही 37 ग्रंथ और 40 लघु ग्रंथों की रचना की। कैटलिन के अनुसार थॉमस ने लगभग 60 ग्रंथों की रचना की है और उनके जो मुख्य ग्रंथ हैं वह हैं इथिक्स, सुम्मा थियोलॉजिका, पॉलिटिक्स, ऑन किंगशिप, रूल ऑफ प्रिंसेस, टू द किंग ऑफ साइप्रस, सुमा कौंद्रा जेंटलाइस। ये उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सेबाइन उनके लिए कहते हैं कि संपूर्ण मध्य युग में दार्शनिक महत्व वाला विचारक कहकर उनको संबोधित किया गया है। मध्यकाल के दार्शनिकों में संत थॉमस एक्विनास सर्वोपरि स्थान रखते हैं। उन्होंने अनेक परस्पर विरोधी विचारों और राजनीतिक सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया। इसी कारण संत थॉमस एक्विनास की जो पद्धति है वह समन्वयवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। एक्विनास ने बड़ी विद्वता के साथ धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का स्वयंकालीन श्रेष्ठ अध्ययन किया। पोप स्वयं धर्म संबंधी कठिनाइयों के उत्पन्न होने पर थॉमस एक्विनास से विचार विमर्श करते थे, सलाह लेते थे। तो ज्ञान के क्षेत्र में थॉमस एक्विनास की जो महत्ता और श्रेष्ठता थी उसको स्वीकार किया जाता था। थॉमस के दर्शन का मूल आधार समन्वय और समानता है। इस आधार पर सार्वभौमिक संपूर्ण व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न किया गया। इसके अनुसार मनुष्य स्वाभाविक आवश्यकता के कारण सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की स्वाभाविकता और उसके सामाजिक तथा राजनीतिक गुणों के कारण ही हुई है और ये तत्व ही सामाजिक व्यवस्था का सुचारू संचालन करते हैं। राज्य समाज के लिए उपयोगी व अनिवार्य संस्था है। राज्य एक लोक कल्याणकारी साधन है और राज्य को आवश्यक बुराई कभी भी नहीं माना जा सकता। इसीलिए एक्विनास ने कहा था कि संपूर्ण मानव ज्ञान ऐसे पिरामिड के समान है जिसका निर्माण और आधार विशिष्ट विज्ञानों का मिश्रण है, जिसमें प्रत्येक का अपना विशेष विषय है और सबसे ऊपर दर्शन है जो बुद्धि संगत शास्त्र है और समस्त विद्वानों के सिद्धांतों की रचना इसी आधार पर होती है। हम संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक चिंतन को इन बिंदुओं में समझ सकते हैं। सबसे पहले हैं उनके राज्य संबंधी विचार। तो एक्विनास ने अपनी जो रचना थी सुमा थियोलॉजिया, उसमें राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या की है। वह सर्वप्रथम ऑगस्टाइन के विचारों की व्याख्या करता है और उनके औचित्य को अरस्तु के तर्क के अनुसार संशोधित करते हैं।
एक्विनास के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की संपत्ति और उसके स्वाभाविक गुणों के कारण हुई है। एक्विनास ने अरस्तु का अनुसरण किया। वह कहता है कि यदि मानव का पतन नहीं होता तो भी वह मानव समाज में ही पाए जाते। अरस्तु के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक्विनास यह सिद्ध करना चाहता था कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिक सत्ता समस्त जन कल्याण के लिए आत्मनिर्भर व पूर्ण संगठित राज्य को अनिवार्य बना देती है। एक्विनास अरस्तु के नगर राज्य संबंधी विचारों में संशोधन करते हुए कहते हैं कि अनेक नगर राज्यों से मिलकर बनने वाले प्रांतों में आत्मनिर्भरता की मात्रा अधिक हो सकती है, क्योंकि इसमें शत्रुओं से प्रतिरक्षा से संबंधी साधन उपलब्ध हो सकते हैं और यही राज्य है। और उन्होंने कहा कि यह राज्य में पाई जाने वाली जो राजनीतिक सत्ता है उसका अंतिम और मूल स्रोत कौन है? ईश्वर है। इसी के साथ उन्होंने शासन प्रणालियों के बारे में कहा, है ना, शासन प्रणालियों का उन्होंने वर्गीकरण कहा। एक्विनास ने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया है। राज्य के विभिन्न स्वरूपों के संबंध में अरस्तु के विचारों के अनुरूप विचार व्यक्त करते हुए वे ये मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप समष्टि के हित साधन को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे उत्तम है। इसके प्रतिकूल जो शासन को स्वार्थ सिद्धि का लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे निकृष्ट हैं, जैसा कि अरस्तु ने भी बताया था। अरस्तु ने कहा था ना, राजतंत्र, कुलीनतंत्र तथा सर्वजंत्र को उन्होंने श्रेष्ठ शासन का रूप माना। एक्विनास भी यही मानते हैं, क्योंकि वे सामान्य हित के लक्ष्य की ओर उन्मुख शासन प्रणालियाँ हैं। और इसके विपरीत जो निरंकुश तंत्र है, धनिक तंत्र है और जनतंत्रात्मक शासन प्रणालियाँ हैं, वे शासन के क्या हैं? विकृत रूप हैं। और ये विकृत रूप क्यों हैं? क्योंकि इनका लक्ष्य वर्ग हित या व्यक्ति विशेष का हित साधन नहीं होता है ना। तो और इसमें खुद का ही वे व्यक्तिगत हित करते हैं। तो राजतंत्र और प्रजातंत्र शासन प्रणालियों में अरस्तु का झुकाव प्रजातंत्र की ओर था, किंतु एक्विनास राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है। और राजतंत्र को श्रेष्ठ मानते हुए वो कुछ कारण देते हैं कि जिस प्रकार विश्व में एक ईश्वर का शासन है, शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का साम्राज्य है, मधुमक्खियों पर रानी मक्खी का शासन होता है, वैसे ही राज्य में एक व्यक्ति का शासन होना उचित है। दूसरा कारण देते हैं कि समाज में सबसे बड़ी भलाई इस बात में है कि उसमें एकता और शांति बनी रहे, है ना। और एकता और शांति किस में रह सकती है? उनका मानना था कि वह राजतंत्र में ही संभव है। तीसरा, वो बोलते हैं कि मध्यकाल की अशांत और अराजक परिस्थिति में शांति स्थापित करने की सामर्थ्य रखने वाले राजतंत्र को श्रेष्ठ माना जाना स्वाभाविक था। उनका ऐसा मानना था कि शांति की जो स्थापना है वो राजतंत्र के अंदर ही हो सकती है। जहाँ प्रजातंत्र प्रणाली है वहाँ अनेक प्रकार के झगड़े होते हैं, फूट है, दलबंदियाँ हैं, है ना। लेकिन निर्वाचित राजतंत्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें किसी प्रकार की झगड़े फूट नहीं होते। राजतंत्र का बड़ा दोष इसका तानाशाही में परिणित हो जाना है, लेकिन एक्विनास जिसको नहीं मानते हैं उनका क्या मानना है कि यह बुराई राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्र के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने अरस्तु के समान ही शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया। चिंतन में वे शासक के कुछ कर्तव्य भी बताते हैं कि टॉमस का झुकाव राजतंत्र की ओर है, तो राजा की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं कि राजा वह है जो एक नगर अथवा प्रांत के अनेक निवासियों पर शासन करता है। वह शासन सार्वजनिक हित में करता है ना। तो सार्वजनिक हित में शासन करने के लिए वे राजतंत्र को सही मानते हैं। राजा का ये कर्तव्य भी मानते हैं कि वे सार्वजनिक हित में शासन करें। और उनकी ये मान्यता थी कि शासक को असीमित रूप से शासनाधिकार प्राप्त नहीं है, यह उसे सशर्त उपलब्ध होते हैं। उसे ये अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं और इसकी प्रमुख शर्त है कि इसके द्वारा वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सके। राजसत्ता शासक को अमानत के स्वरूप प्राप्त हुई है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये जो अमानत उनको मिली है उसका वो अच्छे ढंग से लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग करेंगे। फिर उन्होंने बताए हैं सरकार के कार्य कि एक्विनास ने राज्य, सरकार तथा शासक के कार्य बताए। और उन्होंने पहला कार्य क्या कहा कि शासक को राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसके द्वारा बाहरी शत्रुओं और जो आक्रांताओं से अपनी सीमा और नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं की जो उपद्रव हैं उनसे मुक्त रखना चाहिए। शासक को अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलानी चाहिए एवं भार और तोल की उचित प्रणाली निश्चित करनी चाहिए। शासक को राज्य के विभिन्न पदों पर कार्य संभालने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और कानून, आदेश, दंड और पुरस्कार आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।
आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति भी समय समय पर की जानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि गरीबों के भरण पोषण के उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करना, यही आदि जो कार्य हैं ये एक्विनाज ने राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत माने हैं। अर्थात अरस्तु के कार्यों के विषय में टॉमस के विचार यह हैं कि शासक को अपनी प्रजा के सही ढंग के जीवन की स्थापना तथा निर्वाह की व्यवस्था करना समुचित होगा, कि उनको प्रजा की जीवन की स्थापना करना उसका एक प्रकार से कर्तव्य है। पांचवा उन्होंने जो चिंतन में अपने बिंदु दिया है कि संपत्ति संबंधी विचार। अरस्तु के समान टॉमस भी व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक मानता है। संपत्ति के उपयोग के प्रश्न पर उसने यह विचार प्रकट किया है कि मनुष्यों को संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर न करके सम्मिलित आधार पर करना चाहिए। संपत्ति के सामूहिक उपयोग का यह विचार उसके जीवन की धार्मिक पृष्ठभूमि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे धार्मिक पृष्ठभूमि के थे। संपत्ति संबंधी व्यवस्थाओं को उसने प्राकृतिक कानून के अंतर्गत न मानकर मानवीय कानून के अंदर माना और उनके अनुसार संपत्ति की अधिकता पाप का कारण होती है। पर उनका यह भी कहना था कि जिस संपत्ति पर धर्म की छाप लग जाती है उसमें वो सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। चाहे कैसे भी संपत्ति कमाई आपने, लेकिन अगर धर्म की छाप उस पर लग गई है तो सब दोष नष्ट हो गए। इसी के साथ उन्होंने दासता संबंधी विचार भी दिए कि अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था कहा एवं दासत्व को प्रकृतिजन्य घोषित किया। संत टॉमस ने दासत्व को एक संस्था के रूप में तो स्वीकार किया है, किंतु उसके विचार अरस्तु और ऑगस्टाइन से मेल नहीं खाते, बिल्कुल अलग हैं। टॉमस इस दृष्टिकोण को अपनाकर दासता के विषय में जो विचार प्रकट करता है वो यह है कि दासता का भय दिखाकर वह सैनिक में निडरता एवं साहस का संचार करे, है ना। सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से अपनी वीरता और साहस दिखाएंगे, वो लड़कर विजेता बनेंगे, नहीं तो उनको ये डर बना रहेगा कि भाई अगर हम नहीं जीते तो हमको दास बनाया जा सकता है। इस मत के समर्थन में एक्विनाज ने इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट की जो डिट्रॉनमी नामक पुस्तक थी उसके प्रमाण भी दिए हैं कि भाई इस प्रकार के प्रमाण उस पुस्तकों में भी मिलते हैं। अगला उनका चिंतन है राज्य तथा चर्च पे। एक्विनाज ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना और इस प्रकार उसे अपने राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान किया। उसने मानव जीवन के दो लक्ष्य बताए, एक तो भौतिक सुख की प्राप्ति और दूसरी उन्होंने बताई है पारलौकिक सुखों की प्राप्ति। भौतिक सुखों की प्राप्ति राज्य द्वारा होती है तथा पारलौकिक जो सुख है वो उसकी जो प्राप्ति किससे होती है, चर्च के द्वारा। इन दोनों में संसार का भौतिक सुख गौण और पारलोक वाला जो सुख है वो प्रधान होता है। अतः भौतिक सुख की प्राप्ति का मुख्य साधन होने से राज्य तो गौण हो गया और चर्च जो है वो चूँकि पारलौकिक सुख का साधन है इसलिए चर्च मुख्य हो गया। चर्च की ये प्रधानता एक अन्य कारण से भी है। उच्चतम सत्य तर्क एवं बुद्धि से नहीं किंतु श्रद्धा तथा विश्वास से जाने जाते हैं, कि जो भी तर्क हम करते हैं वह बुद्धि से नहीं है बल्कि हमारी श्रद्धा और विश्वास से जाने जाते हैं, ऐसा मानना था एक्विनास का। इन विषयों में चर्च की ही अंतिम प्रमाण है, अतः वह राज्य से श्रेष्ठ है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपना शासन इस ढंग से करे कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो तथा धर्म की वृद्धि हो। राज्य के अधिकारियों को चर्च के देवी कानून के तथा पादरियों के शासन में रहना चाहिए। एक्विनास कहते हैं कि मानव के संदर्भ में उसके जीवन के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति संपूर्ण दायित्व का निर्वाह चर्च करता है। अतः राज्य सत्ता से चर्च सत्ता की उच्चता स्वयं सिद्ध है। राज्य चर्च सत्ता के अंतर्गत एवं अधीनस्थ हैं, इसमें स्वतंत्र तथा इसके समकक्ष नहीं है। टॉमस राज्य तथा चर्च की उपमा एक जहाज के यंत्रों के बढ़इयों तथा चालक से करता है। वे कहते हैं कि जहाज के संचालन में लक्ष्य प्राप्ति तक बढ़ई बराबर यंत्रों को ठीक करते हैं, परंतु वे चालक के अधीन कार्य करते हैं जो जहाज को अपने गंतव्य पर ले जाते हैं। तो इस प्रकार लौकिक सत्ता जहाज के बढ़इयों की भांति है और चर्च जो है चालक की भांति। जिस प्रकार जहाज पर बढ़ई चालक के अनुशासन में रहता है उसी प्रकार राज्य को भी कैसे रहना चाहिए, चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए। तो एक्विनास के लिए क्या है कि चर्च सामाजिक व्यवस्था का सिरमौर है। फिर उन्होंने दिए कानून संबंधी विचार। प्रोफेसर डन ने कहा है, देखिए कि संत टॉमस एक्विनास का कानून एवं न्याय सिद्धांत वह धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टोइक्स, सिसरो, रोम के साम्राज्यवादी विधिवेत्ताओं और संत ऑगस्टाइन के सिद्धांत समन्वित रूप से आधुनिक युग को संप्रेषित किए जाते हैं। टॉमस का जो मुख्य प्रयास है
वह कानून के सिद्धांत के विकास करने की ओर ही था और इसी प्रयास के कारण वह राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रख्यात हैं। उन्होंने राजनीतिक चिंतन के लिए साम्यता कानून विषयक विवेचन किया और कानून विषयक विवेचन एक्विनास की एक महान देन है। इसको हम उनके कानून संबंधी विचारों को हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।